Hello students, welcome to RS accounting classes. Today we are going to discuss theory of demand. एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है RS अकाउंटिंग क्लासेस, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, सिलेबस PDF एंड सैम्पल पेपर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। सो प्लीज़ ज्वाइन इट। एंड आज के लेक्चर में हम टॉपिक्स कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन द टर्म डिज़ायर, वांट एंड डिमांड, मीनिंग ऑफ डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड स्केड्यूल, डिमांड कर्व। डिज़ायर, वांट एंड डिमांड, ज़्यादातर हम इन तीनों टर्म्स का जो मीनिंग है उसको सेम कंसिडर करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में इन तीनों ही टर्म्स का जो मीनिंग है वो सेपरेट होगा। अब इनके मीनिंग में क्या डिफरेंस है उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज कीजिए कि जो ये पर्सन है मिस्टर ए, इसकी विश क्या है कि ये एक गाड़ी को परचेज करना चाहता है। मिस्टर ए वॉन्ट्स टू बाय अ कार। अब इस सिचुएशन में डिज़ायर कब होगी, वांट कब होगी एंड डिमांड कब कहेंगे। अब इसकी विश है कि ये एक गाड़ी को परचेज करे, बट इसके पास मनी अवेलेबल नहीं है, यानी कि इसकी विश है बट ये एबल नहीं है अपनी विश को कंप्लीट करने के लिए। तो जो ये इसकी विश थी वो बन जाएगी डिज़ायर। अब सपोज कीजिए इसकी विश है कि ये गाड़ी को परचेज करना चाहता है और इसके पास जो मनी है वो भी अवेलेबल है, बट अभी रेडी नहीं है कि ये इस पैसे को इस गाड़ी पर परचेज करने के लिए खर्च करे, यानी कि एबल भी होगा, इसके डिज़ायर भी है लेकिन विलिंगनेस नहीं है। या फिर ये हो सकता है कि इसका मन है कि ये कहीं थोड़े टाइम के बाद गाड़ी को परचेज करे, या फिर जो इनकी मार्केट में जो भी प्राइस गिवन है जिस टाइम पर, उस टाइम पर अपने पैसे को इस गाड़ी को खरीदने के लिए वो खर्च नहीं करना चाहता। तो इसकी जो डिज़ायर थी वो बन जाएगी वांट। और डिमांड कब कहेंगे, जब इसकी डिज़ायर भी है, ये गाड़ी को परचेज करना चाहता है और ये एबल भी है, यानी कि इसके पास मनी भी अवेलेबल है और ये रेडी भी हो जाता है गाड़ी को परचेज करने के लिए। तो ये तीनों ही कंडीशन हो, डिज़ायर, एबल भी हो जाए और रेडी भी हो जाए, तो जो इसकी डिज़ायर है वो बन जाएगी डिमांड। डिज़ायर में तो क्या था, इसकी विश थी गाड़ी को परचेज करने की, लेकिन ये एबल नहीं था अपनी विश को कंप्लीट करने के लिए। वांट में क्या हो जाएगा, इसकी विश है गाड़ी को परचेज करने की, ये एबल भी है, मनी भी अवेलेबल है, लेकिन अभी रेडी नहीं है गाड़ी को परचेज करने के लिए। थर्ड है डिमांड, यानी कि जब तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, डिज़ायर भी हो, एबल भी हो और ये रेडी भी हो जाए, तो तब कहेंगे कि हाँ, जो कार की डिमांड है वो क्रिएट हुई। अब है डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब इन दोनों टर्म में क्या डिफरेंस है। डिमांड का मतलब तो क्या होता है कि जब किसी भी कमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटी पे जो एक बायर है वो विलिंग हो जाता है और एबल भी है उसको उसके अल्टरनेटिव प्राइसेस पर उस गुड्स को परचेज करने के लिए। और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, एक स्पेसिफिक अमाउंट को जो कंज्यूमर है विलिंग होगा उसको परचेज करने के लिए और एबल भी होगा जो भी प्राइस उसको दिया गया है। अब सपोज करें जो आइसक्रीम का प्राइस है 1 रुपये, जब आइसक्रीम का प्राइस 1 रुपये है तो जो मिस्टर एक्स है वो 4 आइसक्रीम परचेज करने की विलिंगनेस है। और जब इसका प्राइस हो गया 2 रुपीज़, अब ये 3 आइसक्रीम परचेज करने के लिए रेडी है। और जब इसका प्राइस हो गया 3 रुपीज़, तब ये 2 आइसक्रीम परचेज करने के लिए रेडी है। जब हम इस एक ही कमोडिटी के अलग अलग प्राइसेस पर अलग अलग डिमांड को स्पेसिफाई करेंगे तो वो हो जाएगी डिमांड। अगर मैं सिर्फ कहूँ कि 1 रुपये के प्राइस पर जो मिस्टर एक्स है वो कितनी आइसक्रीम खरीदने के लिए रेडी है, तो 4 आइसक्रीम खरीदने के लिए वो रेडी है।
तो एक स्पेसिफिक प्राइस पर स्पेसिफिक क्वांटिटी को खरीदने के लिए रेडी है, तो ये हो जाएगी क्वांटिटी डिमांडेड। अगर सिंपल टर्म्स में कहे तो ये भी क्वांटिटी डिमांडेड है। अगर 2 रुपीज़ पे 3 की क्वांटिटी डिमांडेड होगी, 3 रुपीज़ पे 2 आइसक्रीम की क्वांटिटी डिमांडेड होगी। जब इन सभी को हम एक टेबल में रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो हो जाएगी डिमांड, और एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को हम कहेंगे कि वो क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो एक फ्लो कंसेप्ट है, स्टॉक कंसेप्ट नहीं है। फ्लो का मतलब क्या होता है कि इसमें टाइम डायमेंशन को कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि आपकी डेली रूटीन क्या है कि 2 आइसक्रीम पर डे आप कंज्यूम करते हो, या फिर कह सकते हो कि 100 ऑरेंजेस पर वीक। तो ये टाइम डायमेंशन को कंसीडर करें, पर डे, पर वीक, पर मंथ, पर एनम, तो ये हो जाएगी फ्लो कंसेप्ट। और स्टॉक में क्या होगा, टाइम डायमेंशन नहीं होगी, तो वो हो जाएगी स्टॉक कॉन्सेप्ट। जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो हमारी फ्लो है, क्योंकि ये टाइम डायमेंशन को लेके चलता है। अब आ जाता है डिमांड स्केड्यूल। स्केड्यूल का मतलब होता है टेबल। Demand schedule is that schedule which shows various amounts of a commodity that the consumer is ready to buy at the different possible prices of that commodity at a given time. तो डिमांड स्केड्यूल क्या हुआ, एक ऐसा स्केड्यूल हुआ कि जो कि एक कमोडिटी की वेरियस अमाउंट्स को शो करे जो कि कंज्यूमर रेडी है उसको परचेज करने के लिए, और उसके अलग अलग प्राइसेस पर, और जो भी गिवन टाइम है उसके अंदर। तो डिमांड स्केड्यूल के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड द मार्केट डिमांड स्केड्यूल। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द टेबल विच शोज क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल कंज्यूमर विल बाय एट ऑल पॉसिबल प्राइसेस एट ए गिवन टाइम। तो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल वो टेबल होगी जो क्या शो करे, एक कमोडिटी की डिफरेंट क्वांटिटीज को जो कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर रेडी होगा परचेज करने के लिए उसके अलग अलग प्राइसेस पर, और जो भी टाइम पीरियड उसको दिया गया है। जैसे इस इमेज में दिख रहा है ये एक ही लेडी है और यही क्या है, अलग अलग प्राइसेस पर एक ही कमोडिटी को अलग अलग क्वांटिटी में परचेज करने के लिए रेडी है। अब टेबल में कैसे बनाएंगे इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, तो कॉलम 1 हो जाएगा हमारा प्राइस पर यूनिट इन रुपीज, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज एंड 4 रुपीज। क्वांटिटी डिमांडेड यूनिट्स, जब उस कमोडिटी का जो प्राइस है, मान लो कमोडिटी एक्स है, उसका प्राइस 1 रुपी है, तो वो 4 यूनिट्स को परचेज करने के लिए रेडी है। और जब इसका प्राइस इंक्रीज हो गया, 2 रुपीज हो गया, तब ये 3 यूनिट्स को परचेज करने के लिए रेडी है। और जब प्राइस हो गया 3 रुपीज, तब 2 यूनिट्स को परचेज करने के लिए रेडी है। और जब प्राइस हो जाएगा 4 रुपीज, तब ये 1 यूनिट्स को परचेज करने के लिए रेडी है। और इससे हमें क्या पता चला कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होते जा रहे हैं वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती जा रही है। यानी कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन हुआ, इनवर्स रिलेशनशिप हुआ। इनवर्स यानी कि नेगेटिव, अपोजिट। जो प्राइस की डायरेक्शन है अगर वो इंक्रीज हो रही है तो डिमांड डिक्रीज होगा, और जब प्राइसेस डिक्रीज होंगे तो जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी। मार्केट डिमांड स्केड्यूल, मार्केट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय ऑल द बायर्स इन द मार्केट। तो मार्केट डिमांड क्या होती है, किसी भी कमोडिटी के लिए मार्केट में जितने भी बायर्स अवेलेबल हैं उन सबके द्वारा की गई डिमांड का सम टोटल, वो हो जाएगी मार्केट डिमांड। और मार्केट डिमांड स्केड्यूल क्या होगा, वो टेबल होगी जो शो करेगी एग्रीगेट डिमांड को ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स जिन्होंने अलग अलग प्राइसेस पर एक ही पर्टिकुलर कमोडिटी की जो डिमांड है उसको क्रिएट किया। तो जैसे वेजिटेबल्स की डिमांड इस पर्सन ने की, इस पर्सन ने एंड इस लेडी ने। अब जो तीनों की डिमांड को अगर प्लस कर दिया जाएगा तो वो आ जाएगी हमारी मार्केट डिमांड। एग्जाम्पल देख लेते हैं मार्केट डिमांड स्केड्यूल।
प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, कमोडिटी एक्स का प्राइस है 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़ एंड 4 रुपीज़। डिमांड ऑफ ए, जब कमोडिटी का प्राइस था 1 रुपीज़ तो ए की डिमांड थी 4 यूनिट्स और डिमांड ऑफ बी 5 यूनिट्स। जब प्राइस हुआ 2 रुपीज़ तो डिमांड हो गई ए की 3 यूनिट्स और डिमांड हो गई बी की 4 यूनिट्स। और जब प्राइस हो गया 3 रुपीज़ डिमांड हो गई ए की 2 यूनिट्स और बी की हो गई 3 यूनिट्स। और जब प्राइस हो गए हमारे 4 रुपीज़ ए की डिमांड होगी 1 यूनिट्स एंड बी की डिमांड हो गई 2 यूनिट्स। अब मार्केट डिमांड कैसे निकालेंगे? जब हम दोनों कंज्यूमर ए एंड बी दोनों की डिमांड को प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगी मार्केट डिमांड। तो 4 + 5 = 9। जब प्राइस है 1 रुपीज़ तो मार्केट की डिमांड है 9 यूनिट्स। 3 + 4 = 7। जब प्राइस है 2 रुपीज़ मार्केट में डिमांड है 7 यूनिट्स। 2 + 3 5। जब प्राइस है 3 रुपीज़ मार्केट डिमांड है 5 यूनिट्स। 1 + 2 = 3 और जब प्राइस है 4 रुपीज़ मार्केट में डिमांड है 3 यूनिट्स। डिमांड कर्व, डिमांड कर्व क्या होगा? डिमांड स्केड्यूल की ग्राफिक प्रेजेंटेशन को हम डिमांड कर्व कहेंगे। जो हमने डिमांड स्केड्यूल प्रिपेयर किए थे अगर हम उनको ग्राफ में प्रेजेंट कर देंगे तो वो जो कर्व हमारे पास आएगा वो हो जाएगा डिमांड कर्व। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू लिप्सी, the curve which shows the relation between the price of a commodity and the amount of the commodity that the consumer wishes to purchase is called the demand curve। तो डिमांड कर्व वो कर्व होगा जो कि रिलेशन को शो करे। किसके बीच के रिलेशन को? प्राइस एंड डिमांड के बीच के रिलेशन को। उस कर्व को हम कहेंगे डिमांड कर्व। जैसे डिमांड स्केड्यूल के 2 एस्पेक्ट थे, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड मार्केट डिमांड स्केड्यूल, सेम ऐसे ही डिमांड कर्व के भी 2 एस्पेक्ट्स होंगे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड द मार्केट डिमांड कर्व। जैसे हमने पढ़ा था कि जो डिमांड कर्व होगा वो डिमांड स्केड्यूल की ग्राफिक प्रेजेंटेशन, सेम ऐसे ही इंडिविजुअल डिमांड कर्व वो क्या होगा? इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल को जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे तो जो कर्व हमारे पास आएगा वो हो जाएगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। एक्स एक्सिस पे हम लेंगे क्वांटिटी को, वाई एक्सिस पे हम लेंगे प्राइस को। तो जब हमारा प्राइस था 1 रुपीज़ का तो क्वांटिटी डिमांडेड थी 4 यूनिट्स। तो 1 प्राइस एंड 4, तो 4 एंड 1 ये वाले पॉइंट हो गया हमारा। 2 रुपीज़ का प्राइस है, 3 यूनिट्स क्वांटिटी डिमांडेड। तो वाई एक्सिस से 2 एंड एक्स एक्सिस से 3 यानी कि 3 एंड 2 ये वाला पॉइंट हो गया। सेम ऐसे ही ये वाला 2 यूनिट्स एंड 3 रुपीज़ का प्राइस। 1 एंड 4 रुपीज़ का प्राइस, 1 यूनिट की क्वांटिटी डिमांडेड। अब इन सभी पॉइंट को हम मीट करेंगे, जो हमारे पास कर्व आएगा डी वो हो जाएगा डिमांड कर्व। और ये कैसा कर्व है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की तरफ आ रहा है, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा है। और ये क्या शो कर रहा है? प्राइस और डिमांड के बीच के इनवर्स रिलेशन को, मतलब प्राइस इंक्रीज होंगे तो डिमांड डिक्रीज होगी और जब प्राइसेस डिक्रीज होंगे तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। मार्केट डिमांड कर्व, जैसे हमने इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा तो हमें इंडिविजुअल डिमांड कर्व मिल गया। सेम ऐसे ही जब हम मार्केट डिमांड स्केड्यूल को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हो जाएगा मार्केट डिमांड कर्व। तो डिमांड स्केड्यूल में हमने 3 डिमांड करी, डिमांड ऑफ ए, डिमांड ऑफ बी एंड मार्केट डिमांड। तो जो हमारे पास कर्व होंगे वो भी 3 हो जाएंगे, ए डिमांड कर्व, बी डिमांड कर्व। ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। जब इन दोनों की डिमांड को प्लस कर देंगे तो वो हमारे पास कर्व आ जाएगा मार्केट डिमांड कर्व। ए के डिमांड कर्व पे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस। 1 रुपीज़ पे 4 यूनिट्स, 2 रुपीज़ पे 3 यूनिट्स, 3 रुपीज़ पे 2 यूनिट्स एंड 4 रुपीज़ पे 1 यूनिट्स। जब इन सभी पॉइंट्स को मीट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ए का डिमांड कर्व। सेम ऐसे ही हम बी का डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस।
प्राइस है 1 रुपीज़, क्वांटिटी डिमांडेड 5 यूनिट्स। प्राइस 2 रुपीज़, क्वांटिटी डिमांडेड 4 यूनिट्स। 3 रुपीज़ पे 3 यूनिट्स एंड 4 रुपीज़ पे 2 यूनिट्स। इन सभी पॉइंट को मीट करेंगे और जो हमारे पास डी आएगा वो हो जाएगा बी का डिमांड कर्व। सेम ऐसे ही अब हम मार्केट का डिमांड कर्व बनाएंगे जो ए और बी की डिमांड को ऐड करके आया। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस। 1 रुपीज़ पे मार्केट की डिमांड है 9 यूनिट्स, 2 रुपीज़ पे 7 यूनिट्स एंड 3 रुपीज़ पे 5 यूनिट्स और 4 रुपीज़ पे 3 यूनिट्स। फिर इन सभी पॉइंट्स को मीट करा तो जो हमारे पास कर्व आया वो हो गया मार्केट का डिमांड कर्व। इन तीनों ही केसेस में जो डिमांड का स्लोप है वो डाउनवर्ड है, नीचे से नीचे की तरफ आ रहा है, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर रहा है। और जो ये क्या शो कर रहा है, प्राइस और डिमांड के बीच के नेगेटिव रिलेशन को, प्राइसेस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइसेस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। और जो ये स्लोप हमारा डाउनवर्ड सिर्फ किस केस में बनेगा, नॉर्मल गुड्स के केसेस में बनेगा। तो नॉर्मल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं कि जिनके प्राइस में इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज हो जाए और जिन गुड्स के प्राइसेस डिक्रीज होने से डिमांड में इंक्रीज हो जाए, वो गुड्स हो जाएंगे नॉर्मल गुड्स। जो हमारे इन्फीरियर गुड्स होते हैं, वेबलन गुड्स होते हैं, उनके केस में जो डिमांड कर्व होगा उसका स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, बट हम हमेशा नॉर्मल गुड्स के केस में ही जो डिमांड कर्व है उसको पढ़ते हैं और यही हमारा होता है लॉ ऑफ डिमांड। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो वो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।